जो बातें आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये बातें हमें समझ में नहीं आई। मैं दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको उस बात को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि वो बातें आपको समझ में आए। जितना भी आप एंटरटेन किए हैं, अब अपने पढ़ाई को रूटीन करिए और लगातार कंटिन्यूसली आप हमारे वीडियो या कहीं और भी आपको वीडियो मिलते हैं, जो बात जहाँ से आपको रसायन विज्ञान का मटेरियल मिलता है आप पढ़ाई करें। बुक में तो बहुत सारा मटेरियल दिया हुआ है, बुक को आप पढ़ें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप लोग इस चीज़ को फोकस करेंगे। चलिए, आज का जो पहला पॉइंट है हमारा, मैं बेसिकली रसायन विज्ञान के बारे में थोड़ा सा आज आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब है कि आपने यहाँ पे एक रसायन विज्ञान का बहुत ब्रॉड सिलेबस आपको मिलेगा। हाई स्कूल में थोड़ा सा आपको मिलेगा, 9th में आपको मिला होगा थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ आपको एक ब्रॉड सिलेबस, एक्सट्रीमली हाई सिलेबस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब आप लोग जो भी बातें बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बनाएंगे और पढ़ाई करेंगे। आज की जो बात हम करेंगे, बेसिकली छोटी सी बात करेंगे साइंस की, विज्ञान की। साइंस की, विज्ञान की बात करेंगे। साइंस आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। जो बच्चे ज़्यादा हिंदी पे फोकस करते हैं वो भी ध्यान दें कि मैं बोल हिंदी में ही रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी लिखता हूँ। तो इसके पीछे कारण है कि बहुत सारी चीज़ें आपको हायर क्लास में जब आप जाएंगे, धीरे धीरे आपकी हिंदी की हैबिट वहाँ से छूट ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोशिश करें, आप भी इंग्लिश सीखने की कोशिश करें, अंग्रेजी शब्द सीखने की कोशिश करें, जिससे आप अगर कहीं भी हायर क्लासेस में जाएं तो वहाँ आपको हिंदी सीखने, इंग्लिश में दिक्कतें ना आए। साइंस की बात करें, आपको सबसे पहले जो भी बच्चे हैं उनको साइंस की स्पेलिंग, विज्ञान पढ़ने से पहले विज्ञान क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत डीप में ना जा कर के आउटलाइन, क्योंकि आप 9th में, 8th में, 6th में बहुत लोअर क्लासेस से आप विज्ञान पढ़ते हुए आ रहे हैं और आपके टीचर्स आपको विज्ञान पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है, विज्ञान का सीधा सा मतलब होता है विशुद्ध ज्ञान, जिसमें त्रुटियां ना हो, जिसमें त्रुटियां ना हो। लेकिन पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। त्रुटियां का मतलब, यहाँ त्रुटि से मेरा मतलब है कि विज्ञान में त्रुटि नहीं होती, संशोधन होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेज होते चले जाते हैं, अगर उससे भी बेटर करने की कोशिश की जाती है। विज्ञान बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है, सिस्टमेटिक होता है, इन सीक्वेंस, बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूडेड फॉर्म में विज्ञान कहते हैं। जैसे हमें किसी चीज़ को जानना है तो उसके बारे में, कैसे ये वर्जिन हुआ इसका, ठीक है, कैसा है ये, इसका वर्क क्या है, इसका टेस्ट क्या है, सब कुछ जान लेना, इसमें कौन सी ऊर्जा है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है, इस सारी चीज़ों को जान लेना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। किसी चीज़ का सिस्टमेटिक ज्ञान हमें क्या कहलाता है, विज्ञान। बात समझ में आया। विज्ञान की यहाँ 3 शाखाएं आपको बेसिकली मिली होंगी, 3 ब्रांचेज, देयर आर 3 ब्रांचेज। सबसे पहले आपको मिला होगा फिजिक्स, क्या मिला होगा, फिजिक्स। उसके बाद मिला होगा आपको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मिला होगा। उसके बाद आपको मिला होगा बायोलॉजी, बायोलॉजी मिला होगा। जीव विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है, ये रसायन विज्ञान है, ये जीव विज्ञान है। यहाँ इस चीज़ को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि ये सर आपको पढ़ाएंगे या बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब किसी चीज़ की एनर्जी, चुंबकत्व, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ये फिजिक्स के अंतर्गत आता है। रसायन विज्ञान की बात करें तो अगर डिफाइन मैं करूँ, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ सबस्टेंस कंपोजिशन, सबस्टेंस कंस्टिट्यूएंट, सबस्टेंस स्ट्रक्चर। बात समझ में, ईच एंड एवरीथिंग। केमिस्ट्री में मतलब पदार्थ के बारे में सब कुछ जहाँ अध्ययन किया जाता है, पदार्थ के संरचना, पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ का कलर, पदार्थ का टेस्ट, ये सारी चीज़ें जहाँ अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, वो केमिस्ट्री कहलाता है। अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन इज नोन एज केमिस्ट्री। बात समझ में आया कि नहीं। बायोलॉजी में बात करें, अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। जहाँ पे सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ये पोर्शन हमें पढ़ाना है। मैं बता दूं आपको
रसायन विज्ञान के जो मॉडर्न फादर हैं, ठीक है, फादर हैं या मॉडर्न फादर दोनों हैं, लेवोसिए। कौन है? लेवोसिए हैं। बात समझ में आया कि नहीं? केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं, लगभग हम काउंट नहीं कर सकते, मतलब काउंटेबल नहीं है, लगभग हजारों शाखाएं आपको रसायन विज्ञान की मिलेंगी। लेकिन रसायन विज्ञान की यहाँ शाखाओं से नहीं मतलब है, हमें रसायन विज्ञान के 3 पोर्शन को हमें यहाँ डिस्कस करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये 3 पोर्शन हमें यहाँ पे डिस्कस करना। बायोलॉजी की भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बट 2 शाखाएं आपको मिलेंगी, जूलॉजी एंड बॉटनी। क्या क्या मिलेगा? जूलॉजी एंड बॉटनी। बात समझ में आया कि नहीं? अब मैं बात करता हूँ कि रसायन विज्ञान, अगर बात कर दें, रसायन विज्ञान में शाखाएं बहुत हैं, बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं, लेकिन अब यहाँ मैं केवल आपसे एक बात करूँगा सबस्टेंस की। अगर सबस्टेंस को मैं अच्छे से डिस्कस कर लें आप लोगों के साथ, तो शायद आपकी आधी प्रॉब्लम बेसिक केमिस्ट्री की दूर हो जाएगी। लेकिन यदि आप भी मेरे साथ साथ फोकस करेंगे, तो अगर सबस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे सबस्टेंस की। सबस्टेंस आर मैटर, द्रव्य जिसे आप बोलते हो। द्रव्य किसे कहते हैं ये भी आपको पता होगा। द्रव्य जिसमें वॉल्यूम हो, इट मीन्स मास हो, ठीक है, एंड जो स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, क्या करता हो? स्थान घेरता हो, जिसमें स्पेस हो, ठीक है, जो स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, स्थान घेरता हो, मास हो, वॉल्यूम हो, दैट इज नोन एज सबस्टेंस आर मैटर। बात समझ में आया कि नहीं? तो मैटर का अगर क्लासिफिकेशन हम 2 तरह से करेंगे, ठीक है। सबस्टेंस, एक मिनट रुक जाइए, सबस्टेंस की बात करें, सबस्टेंस आर MATTER, मैटर। सबस्टेंस आर मैटर। सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन मैं करता जाऊं तो आपको कुछ इस तरह से क्लासिफिकेशन मिलेगा। बेसिकली सबस्टेंस आर कैटेगराइज इनटू 2 फॉर्म। कौन से फॉर्म में? और पदार्थ, इससे पहले भी एक क्लासिफिकेशन में कर दूं, यूनिवर्स मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, सबस्टेंस एंड एनर्जी। सबस्टेंस आर एनर्जी। एनर्जी इज क्लासिफाइड इनटू 2 फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन हमें यहाँ एनर्जी की बात ना करके केवल सबस्टेंस की बात करना है, मैटर की बात करना है। तो 2 तरह से, पहले हम फिजिकली क्लासिफाइड करते हैं, फिजिकल सबस्टेंस, ठीक है, फिजिकल सबस्टेंस एंड केमिकल सबस्टेंस। केमिकल 2 क्लासिफिकेशन हो रहा है, केमिकल सबस्टेंस, ठीक है, फिजिकल सबस्टेंस और केमिकल सबस्टेंस। अगर यहाँ देखा जाए तो इसको बेसिकली 2 तरह से करेंगे। फिजिकल को, अभी हम केमिकल को छोड़ देते हैं, फिजिकल को। फिजिकल मतलब जिसकी भौतिक बातें हम करें, जैसे जो चीज़ें हमें दिखती हैं, विजिबल हैं, मीन्स जैसे पत्थर है, मिट्टी है, पदार्थ है, अन सारे जैसे केमिकल पदार्थ है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, H2O है, N2 है, ठीक है, ये हमें सब क्या है? फिजिकली दिखती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फिजिकली दिखती हैं, जो चीज़ें हमें फिजिकली दिखती हैं, दे आर फिजिकल सबस्टेंस। और इनकी हम स्टेट की बात करते हैं, तो फिजिकल
अगर हम बात करें तो एक होगा सॉलिड, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सॉलिड, ठीक है, LIQUID लिक्विड, एंड गैस, एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। प्लाज्मा ना ले, प्लाज्मा को मैं अलग, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, बेसिक, ठीक है। अगर हम हाईली और एक्सट्रीमली एक्सट्रीम कंडीशन में जाएं, एक्सट्रीम कंडीशन, तो पदार्थ की हमें कुछ स्टेट्स, फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट है, ठीक है, या हम फिजिकल स्टेट भी कह सकते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन में जाएं तो हमें यहाँ मिलेगा प्लाज्मा। प्लाज्मा हमें मिलता है सन के आसपास का जो एरिया प्लाज्मेटिक होता है वो दिखता है प्लाज्मा। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन, या तो हाई टेम्परेचर होगा या तो हाई कोल्ड होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, उस कंडीशन के केस में हमें BEC मिलता है, BEC, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है न्यूट्रिनो, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलता है हमें, कॉर्क मिलता है, कॉर्क, ठीक है, न्यूट्रॉन मिलता है, कॉर्क मिलता है, ठीक है, ग्लूऑन प्लाज्मा मिलता है, ठीक है, ग्लूऑन प्लाज्मा। बात समझ में आया? तो इन सारी चीज़ों को मैं कह सकता हूँ ये नॉर्मली हमें विजिबल नहीं है, या नॉर्मली इनको हम, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं। साइंटिफिक का मतलब सीधा सा ये रिसर्च की चीज़ें हैं। रिसर्च जब होता है तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज हमें इन्हीं तीनों चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। प्लाज्मा पर, BEC का मतलब होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं इसको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इस तरह के एक्सट्रीम कंडीशन वाले भी फिजिकल स्टेट हमें पदार्थ के कुछ स्टेट मिलते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है। सॉलिड की बात करें हम तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप जान लीजिए चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं स्टेट भी पदार्थ के मिल चुके हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन के हैं, या एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, तो उन सारी चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो सॉलिड लिक्विड गैस हमें विजिबल है, हम इस सारी चीज़ों को देख सकते। सॉलिड में क्या होता है, सर्टेन शेप एंड साइज, ठीक है, सर्टेन शेप एंड साइज। जब शेप एंड साइज सर्टेन होगा तो वॉल्यूम भी सर्टेन होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इनके मध्य जो ये सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, इनके मध्य, ये सॉलिड का पार्टिकल है, इनके जो मध्य होता है, ये जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है, ये नील के बराबर होता है, लगभग नील, बहुत कम होता है, मामूली होता है, इसीलिए इनको कंप्रेस नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता है, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता है। मींस जो मॉलिकुलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है, अंतरा अणुक बल जिसको कहते हैं, वो हाई होता है। इनके मध्य जो बल होता है वो हाई होता है, इसीलिए स्पेस बहुत कम होता है। इनका शेप एंड साइज निश्चित होता है, इनका वॉल्यूम निश्चित होता है। बात समझ में आया कि नहीं? लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का ना तो शेप और ना ही साइज, ठीक है, ना तो शेप और ना ही साइज, दोनों निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन वॉल्यूम निश्चित होता है। शेप एंड साइज निश्चित नहीं होते हैं, शेप एंड साइज
अनसर्टेन होते हैं, शेप एंड साइज अनसर्टेन होते हैं, ठीक है। वॉल्यूम सर्टेन होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो इनके मध्य जो इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सॉलिड की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है, और जो फोर्स होता है ये स्पेस कुछ ज़्यादा होता है और फोर्स कुछ कम होता है। इसी तरह से ना तो शेप, ना साइज, ना वॉल्यूम, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। अनसर्टेन शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है। मीन्स अगर हम बात करें ठोस गैस की तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। अब अगर तीनों के कंपैरिजन की बात करें तो सॉलिड, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो सॉलिड में ज़्यादा होता है। सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस। स्पेस की बात करें, स्पेस की बात करें तो गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा उसमें फोर्स कम होगा, जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा उसमें स्पेस कम होगा। बात समझ में आया। अब सॉलिड की बात करें तो लिक्विड, गैस, बहुत सारी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज मिलेंगी, लेकिन एक बार और मैं बता दूं कि इनकी भी एक एक कैटेगरीज हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। कैटेगरीज हैं फिजिकल में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बाद इनकी हम बात करें तो इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड, देयर आर 4 टाइप ऑफ सॉलिड, 4 टाइप ऑफ सॉलिड। नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, वैलेंट सॉलिड, और एटॉमिक सॉलिड इसको भी बोलते हैं, और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। सहसंयोजक ठोस, परमाणुविक ठोस या जालिकावश ठोस। उसके अलावा होता है आयनिक सॉलिड 1 2 3, ठीक है, आयनिक सॉलिड। एंड 4th नंबर होता है मेटालिक सॉलिड। इसको हम थोड़ा सा एक बार आपको अवेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल सबस्टेंस का जो स्टेट है या क्लासिफिकेशन, इस तरह से हम इसको कर लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर ये आपको आ गया है तो आगे हम केमिकल की तरफ चलते हैं। बात समझ में आया। केमिकल की तरफ चलेंगे। केमिकल में हमने देखा या फिजिकल में हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, BC, न्यूट्रिनो और सारी चीज़ें, क्वार्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया किसमें। अब आपको केवल यहाँ सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में बहुत सारी चीज़ें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया 1 by 1 करके। अब हम केमिकल को भी अच्छे से थोड़ा सा देख ले, उसके बाद एक एक करके हम इसकी बेसिक केमिस्ट्री की और भी जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं या जनरली जो हमें जानना चाहिए वो हम बात करेंगे, ठीक है। अगर केमिकल की बात करें, केमिकल को हम किस में, प्योर एंड इम्प्योर में, प्योर में और इम्प्योर में बांटते हैं। किस में, प्योर में। प्योर मीन्स प्योर सबस्टेंस, और इम्प्योर आर मिक्सचर। ये इम्प्योर नहीं है, वैसे इम्प्योर कहना उचित नहीं होगा, वैसे हम इसको मिक्सचर कर लेते हैं, क्योंकि रासायन विज्ञान कोई चीज़ इम्प्योर होता ही नहीं, मिक्सचर होता। वो प्योर के 2 मिला देते हैं तो वो ना मिलने के कारण मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मिक्सचर, इम्प्योर ना नहीं सही रहेगा, क्योंकि इम्प्योर थोड़ा सा उचित नहीं है, अदरवाइज होता ही है। इम्प्योर की क्लासिक प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है। अब देखिए प्योर की बात करें तो प्योर को हम 2 तरह से बांटते हैं, ठीक है। प्योर को हम बांटते हैं प्योर को हम बांटते हैं एलिमेंट में,
मेंट में और कंपाउंड में, ठीक है। एलिमेंट कैसे होता है? एटम, एटम कैसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या बनता है? एलिमेंट, ठीक है। कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक एटम्स या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, सिमिलर एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को अगर हम तोड़ें तो दो डिफरेंट तरह के एटम्स नहीं मिलेंगे, मीन्स इनका जो कंस्टिट्यूएंट होता है सिमिलर एटम का होता है, समान तरह के एटम्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट को अगर हम तोड़ें तो हमें दो तरह का एटम्स नहीं मिलेगा। लेकिन कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड मीन्स, मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, H2O, जहां H एक एलिमेंट है, तत्व है, और O एक तत्व है, और ये H कई एटम से बना है, O भी कई एटम से, समान तरह के कई एटमों से मिलकर के बना है। तो हम कह सकते हैं तत्वों के निश्चित अनुपात से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? ठीक है, कंपाउंड। बात समझ में आया कि नहीं? जब तत्व के एक निश्चित रेशियो में कोई तत्व मिलता है तो जो पदार्थ बनता है दिस इज नोन एज कंपाउंड। क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। कंपाउंड की भी दो कैटेगरी हो गई, दो कैटेगरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एलिमेंट्स की भी दो कैटेगरी हो गई। एलिमेंट्स को भी दो कैटेगरी में अगर हम बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। कौन कौन से? मेटैलिक, मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक, नॉन मेटैलिक, ठीक है, धातु और अधातु में। इसकी एक बीच की और कैटेगरी होती है मेटालॉयड। क्या होता है? मेटालॉयड। क्या होता है? मेटालॉयड। धातु, अधातु और उपधातु। मतलब यहाँ पे जो हम बात करते हैं, ठीक है, जो हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। प्योर सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन का सारा खेल होता है। यहाँ मेटेलिक नेचर के लिए भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ नॉन मेटेलिक के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ मेटालॉइड के लिए भी इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आया? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बात करें तो दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। ठीक है, मैं बता दूं कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड so on। बट यहाँ देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा, कार्बन शुड बी, कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट हैव कार्बन। बात समझ में आया कि नहीं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना जरूरी है, अदरवाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जैसे CO2, CO, H2CO3, Na2CO3, ये कार्बन होते हुए भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा जो बचते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये कार्बन के बने होंगे, कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक इसमें ज़्यादा होगी, इसमें कार्बन के भी होंगे कुछ, और इसके अलावा कार्बन के अलावा जो बचते हैं दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो कंपाउंड्स हो गया और ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। एलिमेंट्स क्या होते हैं? विशुद्ध ये भी होते हैं, ये भी शुद्ध होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हम आते हैं मिक्सचर। मिक्सचर और मिक्सचर कैटेगराइज इनटू टू क्लास। नंबर 1 इज होमोजेनस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजेनस मिक्सचर। ठीक है, वन इज होमोजेनस
homogeneous and second one is heterogeneous mixture। ठीक है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, ये दोनों पॉइंट्स हैं। समांग और विषमांग, दिस इज नोन एज सॉल्यूशन। क्या ये कहलाता है? सॉल्यूशन। और होमोजीनस जैसे बालू पानी का मिक्सचर, ठीक है, सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर, इन सारी चीज़ों को, जिसमें देखिए मिक्सचर के दो फेस होते हैं। बात समझ में आया? जैसे ए और बी को मिलाओ, ठीक है, बन जाए ए बी, बन जाए बी ए या ए बी, जो भी बने, लेकिन बी अलग से दिखे और ए अलग से दिखे। बात समझ में आया? देन दिस इज नोन एज क्या? हेट्रोजीनस, विषमांग मिश्रण। इसको क्या कहेंगे? विषमांग मिक्सचर या मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर यहाँ बात करें हम होमोजीनस सॉल्यूशन का, तो जिसकी दोनों फेस, मतलब जब ये मिल जाए तो इसमें से आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाओ कि कौन से दो पदार्थ मिले हैं, ठीक है, बिना किसी प्रोसीजर के। बात समझ में आ रहा कि नहीं? जैसे शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर अगर सॉल्युबल कंडीशन में हो तो बिना टेस्ट किए आप नहीं बता सकते हो किसमें पानी और चीनी घुला है। तो होमोजीनस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या क्या बोला जाता है? इसको सॉल्यूशन बोला जाता है। एंड सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्युबल, सॉल्युबल एंड सॉल्वेंट, विलेय और विलायक। बात समझ में आया कि नहीं? सॉल्वेंट और सॉल्युबल। बात समझ में आया? विलेय और विलायक, दिस इज विलायक एंड विलेय। अगर ये दोनों चीज़ें कहीं मिली हुई हैं देन दिस इज नोन एज क्या? सॉल्यूशन। बट कैसे होने चाहिए? सेम फेज होना चाहिए, फेज समान प्रवस्था होनी चाहिए दोनों की, तब ये क्या कहलाएगा? होमोजीनस मिक्सचर या सॉल्यूशन। बात समझ में आया कि नहीं? अब किसी विलेन में सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। किसी सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हमेशा विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हमेशा विलेय कहते हैं। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसको अंडरस्टूड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर 1 लीटर पानी में 150 या 250 ग्राम शुगर ऐड करें और उसको मिक्स कर दें, देन वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्युबल, मीन्स विलेय। बात समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर 10 kg शुगर में 1.5 लीटर या हाफ लीटर और 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पानी डाला जाए तो वहाँ सॉल्वेंट शुगर होगा और विलेय क्या होगा? चीनी होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मीन्स सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल इज डिपेंड ऑन आवर क्वांटिटी। अपने मात्रा के आधार पर ये डिसाइड होते हैं कि कौन इसमें विलेय है और कौन इसमें विलायक है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से आप देख सकते हैं विलेय और विलायक। सॉल्यूशन भी कई तरह का होता है। तीनों प्रवस्थाओं सॉलिड, लिक्विड और गैस के आधार पर कुल विलेन 9 प्रकार के होते हैं। विलेन क्या होते हैं? 9 प्रकार के। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, 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 सॉलिड, लिक्विड, गैस, 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 लिक्विड, गैस, सॉलिड। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे मैं ठोस का बात करूं तो पीतल आप जानते हैं ना, घंट बनता है, घंटा बजाने वाला घंटा बनता है। एलॉय जिसको बोलते हैं, मिक्सचर। बात समझ में आया कि नहीं? मिक्सचर जैसे पीतल है, स्टील है, स्टेनलेस स्टील। बात समझ में आया कि नहीं? दे आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। आपको अलग से पीतल में जो जो चीज़ें मिली हैं, स्टील में जो जो चीज़ें मिली हैं, आयरन है, क्रोमियम है, निकिल है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती नहीं है ना, एक अलग तरह का आपको पदार्थ दिखता है। ठीक है, आपको ब्रॉन्ज मेटल
गन मेटल, रोल गोल्ड, ब्रॉन्ज, ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड के सोल्यूशन है, मिक्सचर मतलब होमोजीनियस सोल्यूशन है। उसके अलावा लिक्विड, आप जानते हैं लिक्विड का एग्जांपल, लिक्विड का अल्कोहल एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, दे आर लिक्विड के एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा आप गैस और लिक्विड का जानते हैं, सोडा वाटर या कोक आप जानते हैं, उसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, जब हम ढक्कन ओपन करते हैं तो फसफसाहट एफरवेसेंस के साथ गैस बाहर निकलती है। तो इस तरह से विलेन के कुल 9 कैटेगरीज हैं, 9 कैटेगरीज की अलग अलग यूजेज हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आज हम इतना डिस्कस किए हैं। आगे हम बात करेंगे और सारी चीज़ों का, या एटॉमिक की बात करेंगे, या फिर थोड़ा सा एक बात और कर लें, रिएक्शन की बात कर लें, ठीक है। अगर हम कहीं CONC लिखेंगे, इट मीन्स कंसंट्रेट मतलब सांद्र। यहाँ सांद्र का मतलब है कि इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विलायक के रिस्पेक्ट में। अगर कहीं डिल लिखा जाता है, डिल, ये दिल ना समझिएगा, डिल है ये, डाइल्यूट, ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट या तनु कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, विलायक ज़्यादा होगा, विलेय कम। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में इसका देख सकते हैं, दोनों के रूप में सीरा देखे हो, जिसमें जलेबी डुबोया जाता है, और यहाँ एक शरबत होता है जो हम घर पे पीते हैं, शरबत। तो ये हल्का होता है, मतलब तनु होता है, और ये डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेट होता है। बात समझ में आया? रसायन विज्ञान में और कुछ पॉइंट, अगर ऐसे कहीं लिखा है, इट मीन्स रिएक्शन के ऊपर हीट है, ठीक है। एरो का मतलब है, एरो हमेशा प्रोडक्ट की ओर लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह का अगर मार्क लगा है तो ये रिएक्शन की प्रगति को, मतलब प्रोग्रेस को दिखा रहा है कि इधर प्रोडक्ट बनेगा। कभी कभी आपको इस तरह का रिएक्शन मिलेगा, मीन्स प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ये दोनों आपस में साम्य अवस्था स्टेबल होंगे तभी रुकेंगे। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता रहता है। तो दो तरह के एरो मिलेंगे आपको इस तरह से, और एरो के इस तरफ जो होता है उसको अभिकारक, अभिक्रिया करने वाला, या अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और इस तरफ जो होता है इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद, या प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्लस यहाँ और कुछ भी है तो इसको सह उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह उत्पाद बोलते हैं, जिसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। जो मेन उत्पाद होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, जो बाद और उसके साथ कुछ बन गया तो उसको हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। बात समझ में आया? इस तरह से अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी कुछ छोटे मोटे